आप सबका स्वागत है एक बार फिर से। और जैसा हम सभी जानते हैं अपनी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सीरीज चल रही है और उसी में आज हम आगे बातें करेंगे। तो आज इस वीडियो पे हम बात करने वाले हैं अपने सेक्शन बी के ऊपर। लास्ट अभी आपको जितने भी 3 वीडियोस मिले हैं उनमें हमने सेक्शन ए को कंप्लीट कवर कर लिया था और आज हम कौन सा सेक्शन स्टार्ट करेंगे, सेक्शन बी। और सेक्शन बी के कुछ अच्छे क्वेश्चंस आज हम इस वीडियो के अंदर लेने वाले हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए करते हैं आज का वीडियो स्टार्ट। तो आज का पहला क्वेश्चन और सेक्शन बी का भी पहला क्वेश्चन। सेक्शन बी जो आपका है उससे 2 क्वेश्चंस आपसे पूछे जाने वाले हैं 2 मार्क्स के। सेक्शन बी के अंदर कितने क्वेश्चंस आएंगे, 2 क्वेश्चन आएंगे प्रोबेबिलिटी के ऊपर यानी प्रायिकता के ऊपर। और ठीक है, और दोनों ही 2 मार्क्स के होंगे। तो कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हम कोशिश करेंगे, बोर्ड में आए हुए क्वेश्चंस भी हम डिस्कशंस करेंगे। तो आज का जो पहला क्वेश्चन है उसमें आपको गिवन है पी ए की वैल्यू 1/2 है, पी बी इज इक्वल टू पी है और पी ए यूनियन बी इज इक्वल टू 3/5 है। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ पी। किसकी वैल्यू हमें बतानी है, पी की वैल्यू बतानी है। इसके अलावा आपको यह भी कह रहा है कि यहाँ पे जो ए और बी जो इवेंट है, ए और जो बी इवेंट है वो कैसी है, परस्पर अपवर्जी घटनाएं हैं, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट है। क्या है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट है। ठीक है, इसी के ऊपर ये हमारा पहला क्वेश्चन है। हम जो सेकंड क्वेश्चन लेंगे इससे अगला वो बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है और सेम यही क्वेश्चन है, बस एक कंडीशंस का चेंज है। तो आपकी बुक में भी जो क्वेश्चन है उसमें 2 पार्ट है उसके। तो इसमें हमने एक पार्ट लेने की कोशिश की है, एक बार हम समझते हैं इसको। पहले सबसे पहले क्वेश्चंस में हमें 3 वैल्यूज गिवन है, पी ए गिवन है, पी बी गिवन है और पी ए यूनियन बी। और यहाँ पी बी इज इक्वल टू कितना डिनोट कर दिया, पी। और हमसे क्या मांग रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ पी इफ ए एंड बी। ए एंड बी क्या है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट है। तो देखिए सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें पी ए यूनियन बी का फॉर्मूला लिखना है। पी ए यूनियन बी का, पी ए यूनियन बी का, पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, अब पी ए यूनियन बी का ये फॉर्मूला होता है। हमारे पास पी ए यूनियन बी की वैल्यू है, पी ए की वैल्यू है, पी बी हमें पी दे ही रखा है। पी ए इंटरसेक्शन बी नहीं गिवन है, पी ए इंटरसेक्शन बी हमें नहीं गिवन है, बट हमें एक कंडीशंस यहाँ गिवन है कि ए एंड बी इवेंट क्या है, परस्पर अपवर्जी या म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। इन दिस केस यानी जब दोनों इवेंट क्या हो, परस्पर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हो, तो पी ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू कितना हो जाता है, 0। पी ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू क्या हो जाती है, 0। हम 2 इवेंट को कब म्यूचुअली एक्सक्लूसिव बोलते हैं, जब दोनों के अंदर कुछ भी कॉमन ना हो। जब हम दोनों इवेंट का इंटरसेक्शन लें तो उसके अंदर कोई भी रिजल्ट कॉमन नहीं होना चाहिए। ऐसी इवेंट को हम बोलते हैं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव या परस्पर अपवर्जी। तो जब इवेंट के अंदर कुछ कॉमन ही नहीं होगा तो प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाती है, 0। तो इस केस में हमारा जो फॉर्मूला बनता है वो क्या बनता है, पी ए यूनियन बी इज इक्वल टू पी ए प्लस पी बी। आप चाहें तो डायरेक्ट लिख सकते हैं ये कंडीशन डिनोट करके। अब पी ए यूनियन बी कितना गिवन आपको, 3/5। यहां लिख देंगे 3/5। पी ए कितना गिवन है, 1/2 और पी बी कितना गिवन है, पी। तो हमें p की वैल्यू पूछी है तो p इज इक्वल टू देखो कितना आ जाएगा, ये 3/5 माइनस 1/2। एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, ये 10। तो ये हो जाएगा 6 माइनस 5 यानी 1/10। ये आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो जो कंडीशंस दी है उसको आप यूज करें। इसी में हम अगला क्वेश्चन जो है सेकंड, ठीक है, और सेकंड क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिख रहा है और ये भी आप देख पा रहे होंगे कि ये बोर्ड 2013
यानी 2013 में पूछा गया है। देखिए इस क्वेश्चन में कोई खास चेंजिंग है नहीं। पी ए की वैल्यू 1/2 है, पी ए यूनियन बी 3/5 है, और पी बी यहां क्या दे दिया, x दे दिया। पी बी की वैल्यू क्या दे दी, x दे दी, है ना। इतना हम ये रफ कर देते हैं, लगभग वैसा ही है, सेम इक्वेशंस है, बस थोड़ा सा चेंज कर दिया। पी ए की वैल्यू में कोई चेंज नहीं है, पी ए यूनियन बी की वैल्यू में भी कोई चेंज नहीं है, और पी बी कितना दे दिया, x, और कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ x। पिछले में p मांग रहा था, इसमें x मांग रहा है, तो सेम वही क्वेश्चंस है, बस एक कंडीशंस यहाँ पे चेंज की गई है। अब इन केस में देखिए पी ए यूनियन बी है, पी ए है, पी बी क्या नहीं है हमारे पास, पी ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू नहीं है। किसकी वैल्यू नहीं है, पी ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू नहीं है। तो उसके लिए क्वेश्चंस में कंडीशंस भी गिवन है। इफ ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट इवेंट, ए और बी कैसे इवेंट है, इंडिपेंडेंट, स्वतंत्र घटनाएं हैं, तो उस केस में हमें पता ही है अगर ए और बी इंडिपेंडेंट इवेंट बन जाती है, उस केस में हमें पता है कि पी ए इंटरसेक्शन बी किसके इक्वल होता है, पी ए इंटू पी बी के। पी ए इंटरसेक्शन बी किसके इक्वल हो जाता है, पी ए इंटू पी बी के। पी ए यूनियन बी आपको कितना गिवन है, वही 3/5। पी ए कितना गिवन है, 1/2। पी बी कितना गिवन है, x, माइनस पी ए कितना गिवन है, 1/2 इंटू पी बी कितना है, x है। तो 3/5 माइनस 1/2, इस 1/2 हम इधर ले आए LHS साइड में, तो माइनस 1/2, और इन दोनों से x कॉमन मांग ले, तो यहां से बचा 1 और माइनस यहां से बचा 1/2। अभी इसका हमने एलसीएम लिया था लास्ट क्वेश्चन में, कितना आया था 10, तो ये हो गया था 6 और ये -5, यानी मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं इसको, जब आप सॉल्व करेंगे एलसीएम लेके तो ये बनेगा 1/10। x इंटू 1 में से हाफ कम कर देंगे तो कितना बचेगा, हाफ बचेगा, या एलसीएम ले लो आप, तो 2 आएगा एलसीएम, तो 2 - 1 यानी 1/2, वापिस कितना आ जाएगा 1/2। 2 से 10 कितने टाइम कैंसिल हो जाएगा, 5 टाइम्स, तो यहां से x इजिकल टू कितना आ जाएगा 1/5। ठीक है, तो अच्छा क्वेश्चन है, दो पार्ट इसके बनते हैं, एक तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट बोल सकता है, और एक आपको इंडिपेंडेंट इवेंट बोल के पूछ सकता है। तो दोनों ही क्वेश्चन है जिसमें से एक बोर्ड में पूछा हुआ है। तो मैंने आपको बता दिया कैसे डील करना है, कौन सा बोर्ड में आया हुआ है, या बोर्ड कितना क्वेश्चन में चेंज करता है। जैसे आपकी बुक में पी गिवन है तो इन्होंने x डिनोट कर दिया, बस इतना ही चेंज किया, इससे ज्यादा कोई चेंज नहीं किया। तो बहुत हल्का चेंज करता है बोर्ड, अगर बाई चांस कभी कभार कोई क्वेश्चंस में करता है तो इतना तो आप डील कर लेंगे, आपकी अच्छी प्रैक्टिस होगी तो। अगला है क्वेश्चन नंबर 3, और क्वेश्चन नंबर जो 3 है वो बोर्ड 2012 और 15 दो बार पूछा गया है, 2012 में भी और 15 में भी। तो आप खुद सोच सकते हैं कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फिर से चांस है इसके आने के, पूछ सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। तो देखिए क्वेश्चंस क्या है, पहले ना क्वेश्चंस देखते हैं। यदि एक न्याय सिक्के को 10 बार उछाला गया हो तो ठीक 4 चित आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। ठीक 4 चित आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। If a fair coin is tossed 10 times, find the probability of exactly 4 heads। तो जो स्टूडेंट कई बार ये सोचते हैं कि मुझे क्वेश्चंस पकड़ में नहीं आता कि कौन सी एक्सरसाइज का है, कौन सा मेथड मुझे यूज करना चाहिए, तो देखिए अगर आपको कभी भी क्वेश्चंस के अंदर ये कहे कि कोई कॉइन है जिसको 10 टाइम टॉस किया गया है, या 100 टाइम टॉस किया गया है, या 5 टाइम्स टॉस किया गया है, तो आपको हमेशा बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशंस का फॉर्मूला यूज करना है, क्योंकि 3-4 टाइम्स तक तो हम डायरेक्ट सैंपल स्पेस लिख लेते हैं, पर अगर उससे ऊपर जब मामला आता है 5 टाइम्स, 6 टाइम्स, 8 टाइम्स, 10 टाइम्स, 20 टाइम्स, 50 टाइम्स, 100 टाइम्स, ऐसी कोई चीज जिसको बार बार थ्रो किया जा रहा है या टॉस किया जा रहा है, इस टाइप के जो क्वेश्चंस हैं आप उसमें बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशंस का यूज करेंगे, उस फॉर्मूले का यूज करेंगे। कोई आप लकी ड्रॉ वगैरह के क्वेश्चंस की बात कर रहे हैं, या कोई ट्रू फॉल्स टाइप के क्वेश्चंस आ गए बहुत सारे,
20 क्वेश्चन है, 50 क्वेश्चन है, ऐसी चीजें जिनमें रिजल्ट आपका ज्यादा जा रहा हो, इस केसेस में आप बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशंस का यूज करेंगे। उसमें करते क्या है, हमें कितने मांग रहा है ये एग्जैक्टली 4 हेड हमसे डिमांड कर रहा है। तो जो अपनी बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशंस होती है उसको अगर आपको अप्लाई करवाना है तो दो ही वैल्यू आपको निकालनी है, एक तो P और एक Q, और एक होता है इसके अंदर N। तीन वैल्यू होती है P, Q और N। तो N का तो मतलब होता है कि आपने कॉइन को कितने टाइम्स टॉस किया है। तो यहाँ जो सिक्का है उसको कितने टाइम उछाला गया है या टॉस किया गया है, 10 टाइम्स। तो ये किसकी वैल्यू होती है, N की। P क्या होती है, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, और Q होती है प्रोबेबिलिटी ऑफ अनसक्सेस। यानी आप एक वैल्यू को सक्सेस मानेंगे, दूसरी अपने आप अनसक्सेस से आ जाएगी, क्योंकि हमें पता है P प्लस Q कितना होता है 1। सक्सेस प्लस अनसक्सेस की जो प्रोबेबिलिटी का सम होता है वो कितना हो जाता है, 1 हो जाता है। तो यहां पे जो आप P को डिनोट करेंगे, P जो आप लेंगे probability of a success when getting head on coin, और Q हम किसको डिनोट कर लें, probability of a unsuccess when getting not head ऑन कोइन। या इतना ही समझ लें, प्रोबेबिलिटी ऑफ अनसक्सेस। सक्सेस हम किसको बोल रहे हैं, सफलता की प्रायिकता हम किसको डिनोट कर रहे हैं, जब कॉइन के ऊपर क्या आएगा, हेड आएगा, ठीक है। और अनसक्सेस किसको बोल रहे हैं, जब नहीं आएगा। तो जब हेड नहीं आएगा तो क्या आएगा, टेल या नॉट हेड बोले आप, या इतना शॉर्ट में लिख लें कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अनसक्सेस। उससे हम समझ जाएंगे कि जो सक्सेस आने के चांस है उसको हम 1 में से माइनस करेंगे तो किसके आ जाएंगे, अनसक्सेस के आ जाएंगे। तो जब भी आप ऐसी चीजें करें कि एक कॉइन को आपने 10 टाइम टॉस किया है, तो हम जो 10 टाइम्स के अकॉर्डिंग जो रिजल्ट आएंगे ना, वो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग बताएंगे, डायरेक्ट नहीं बताएंगे। पहले हम कॉइन को 1 टॉस, यहाँ पे जो आप P और Q देख रहे हो, इनकी वैल्यू जब भी आप निकालेंगे P एंड Q की, तो वो हम केवल ओनली 1 टाइम टॉस के अकॉर्डिंग ही डिसाइड करेंगे, यानी कि 10 टाइम्स पे सीधा जाएंगे। जब भी आप ऐसे क्वेश्चंस या बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन कहीं भी अप्लाई कर रहे हो और P एंड Q की वैल्यू अगर आप निकालना चाह रहे हो, तो P Q हम हमेशा किसके बेसिस पे निकालते हैं, 1 टाइम टॉस पे। फिर हम 10 टाइम्स पे पहुंचेंगे फॉर्मूले के बेसिस पे। तो अभी जो आप वैल्यू लिखेंगे ना, वो 1 टाइम टॉस के अकॉर्डिंग लिखेंगे। तो सबसे पहले तो ना मैं n लिख देता हूं। n कितना है यहाँ पे, 10, क्योंकि 10 टाइम टॉस किया जा रहा है। p क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए सक्सेस, और कब मानी जाएगी सक्सेस, जब हेड आएगा कॉइन के ऊपर। क्या आएगा, हेड। तो जब भी आप कॉइन को 1 टाइम टॉस करते हो तो आप सबको पता है दो ही रिजल्ट आते हैं, हेड और टेल। उसमें से हेड आने की जो प्रोबेबिलिटी होती है वो कितनी होती है, सबको पता है 1/2, और Q हमें पता ही है 1 माइनस P होता है, यानी 1 माइनस 1/2 कितना हो जाएगा, 1/2। ये आपका रैंडम वेरिएबल होता है, लेट एक्स उसको मान सकते हो आप नंबर ऑफ हेड। एक्स को हम किससे डिनोट कर रहे हैं, नंबर ऑफ हेड, चित्त की संख्या। तो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशंस का फॉर्मूला कितना होता है, Px इज इक्वल टू आर एन सी आर P की पावर R इंटू Q की पावर n माइनस R। ये आपका फॉर्मूला होता है बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशंस का। ये फॉर्मूला याद होना चाहिए आपका, और इसकी थोड़ी सी प्रैक्टिस है तो आप बहुत सी चीजों को PQ तो डायरेक्ट भी सोच सकते हैं। कोई बड़ी वैल्यू नहीं आती है PQ की, आसानी से क्वेश्चंस की थोड़ी सी प्रैक्टिस है तो PQ आप डायरेक्ट सोच सकते हो और शॉर्ट में चीजों को जल्दी जल्दी कर सकते हो। मल्टीपल चॉइस के अंदर कोई बाई चांस ऐसा क्वेश्चन हमसे पूछे तो। पर अभी हमें कितने हेड मांग रहा है, एग्जैक्टली 4 हेड, ठीक 4 चित। तो देखो यहाँ पे जो x है, ये जो कैपिटल X जिसको हम रैंडम वेरिएबल बोलते हैं, यादृच्छिक चर, वो क्या बताता है, नंबर ऑफ हेड। और हमें कितने चाहिए क्वेश्चन में, नंबर ऑफ हेड 4, ठीक 4 चित।
तो यानी इस r की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पे 4। r की वैल्यू कितनी होगी 4, क्योंकि x किसको डिनोट करता है नंबर ऑफ हेड, और वो कितने होने चाहिए 4, एग्जैक्टली 4, ना कम ना ज्यादा। तो इक्वल का साइन रहेगा यहाँ n कितना है 10, तो हो जाएगा 10c4। p की वैल्यू कितनी है 1/2 की पावर 4। देखो यहाँ r है तो यहाँ भी r है, यहाँ 4 है तो यहाँ भी कितना आ जाएगा 4। क्यों भी कितना आपके पास 1/2, और यहाँ पावर कितनी आ जाएगी 10 माइनस 4। तो हम 10 माइनस 4 को क्या लिख सकते हैं सीधा 6, है ना। धीरे धीरे आप डायरेक्ट, और मैंने कहा था इन दोनों वैल्यूज की जो भी पावर है, यहाँ 4 है और यहाँ 6, इन दोनों का सम हमेशा यहाँ n के इक्वल आना चाहिए। 4 + 6 कितना हो जाएगा 10। अगर यहाँ 4 है तो 10 में से 4 को लेस करके यहाँ लगा दो 6। 10 माइनस 4 कितना होता है 6। अब देखिए इसको ज्यादा सोल्व यहाँ मैं करूंगा नहीं, आप कर सकते हैं। 1/2 की पावर कितनी हो जाएगी टोटल 10। 1/2 की पावर कितनी हो जाएगी 10। 1 की पावर 10 तो 1 ही होता है, और 2 की पावर 10 होता है 1024, 1024, 1024, और 10c4 को आप कर लेंगे सोल्व। ठीक है, और इसमें अगर दिक्कत है तो मैं थोड़ा सा यहाँ डिस्कशन कर देता हूं एनसीआर के ऊपर। एनसीआर का जो बेसिक फॉर्मूला होता है वो होता है फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल r इंटू फैक्टोरियल n माइनस r। ये फॉर्मूला होता है। मान लीजिए आप कल को निकालना चाह रहे हैं 5c2, आपको अगर कोई वैल्यू कहीं पे निकालनी है 5c2, अगर इस फॉर्मूले के बेसिस पे अगर आप सोल्व करना चाहते हैं तो कंपेयर करिए पहले। तो यहाँ n लिखा हुआ है और यहाँ कितना लिखा हुआ है 5, यहाँ r है और यहाँ 2, तो n की जगह कितना लिखवाना है फॉर्मूले में 5, तो ये लो जी 5। r की जगह कितना लिखवाना है यहाँ 2, तो यहाँ लो 2 रख दिया, और यहाँ लिखा हुआ n माइनस r, तो n कितना है 5 और r कितना है 2, तो 5 माइनस 2 कितना हो जाएगा फैक्टोरियल 3। अब इसको सोल्व कैसे करते हैं, फैक्टोरियल कैसे खुलता है। देखो फैक्टोरियल के अंदर यहाँ कितना लिखा हुआ है 5, उसको लिखिए 5, उससे कम कर दीजिए 4, उससे कम करेंगे 3, उससे कम करेंगे 2, उससे कम करेंगे 1, यानी आपको 1 तक इंटू आना है बस। अब यहां पे हम क्या कर रहे हैं 5 इंटू 4 इंटू 3, और 3 पे हमने जानबूझ के फैक्टोरियल वापस लगा दिया। क्यों लगाया, क्योंकि हमें नीचे फैक्टोरियल 3 दिख रहा था कि इससे कैंसिल हो जाएगा, इसलिए हमने 3 पे फैक्टोरियल रोक लिया। आप जब चाहो वहां फैक्टोरियल रोक सकते हो, जितनी बार चाहो ओपन कर सकते हो। अब फैक्टोरियल 2 जो था नीचे, इसको हमने खोल दिया, पहले लिखेंगे 2 और फिर 1, क्योंकि 1 तक ही आना है, और फैक्टोरियल 3 हमने रख लिया सेम। तो ये फैक्टोरियल 3 से फैक्टोरियल 3 क्या हो जाएगा, हर बार कैंसिल हो जाएगा। तो इसी चीज को अगर आपको शॉर्ट में करना है, किसमें करना है शॉर्ट में, तो देखो कैसे करोगे। तो आप शॉर्ट में जब भी करें तो नीचे यहां जो वैल्यू लिखी होती है ना उसको देखो, कितना लिखा हुआ है यहाँ पे 2, तो ऊपर 5 का फैक्टोरियल 2 टाइम्स ओपन करवा दो। अगर नीचे 2 लिखा हुआ है तो 5 का फैक्टोरियल 2 टाइम्स ओपन करवा दो। 2 टाइम्स ओपन करवाने का मतलब 5 इंटू 4, यानी दो संख्याओं का मल्टीप्लाई आए वहां रोक दो। पहले क्या लिखेंगे 5, फिर क्या लिखेंगे 4, तो 2 टाइम्स हो गया मल्टीप्लाई, अपॉन इस 2 का नीचे पूरा ओपन कर दो, तो 2 इंटू 1। तो देखो ये दोनों वैल्यू सेम है कि नहीं, चाहे आप फॉर्मूला बेस्ड आ जाइए या चाहे आप डायरेक्ट आ जाइए। ऐसे ही देखो यहाँ 10c4 है ना, अगर मैं इसको यहाँ थोड़ा सा लिख के दिखाऊं आपको, 10c4 है तो नीचे देखो कितना लिखा हुआ है 4 लिखा हुआ है, तो 10 का फैक्टोरियल 4 टाइम्स ओपन करना है। 10 का फैक्टोरियल कितने टाइम्स ओपन करना है 4, तो 10 का करेंगे तो पहले 10 से स्टार्ट करेंगे, 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7, तो देखो 4 संख्या मल्टीप्लाई में आ गई ना, 1 2 3 4, 10 9 8 7, 4 बार ओपन हो गया, इसका मतलब ये अपॉन नीचे 4 का पूरा, तो 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 इंटू 1/2 की पावर कितना था यहाँ 10 है। इसको आप सिंपली सॉल्व कर सकते हो, इतना आप सबको आता है, कोई दिक्कतें नहीं होनी चाहिए। तो ठीक है, तो एनसीआर को कैसे ओपन किया जाता है बेसिक फॉर्मूले से भी बता दिया, और सीधा शॉर्ट में, तो हम शॉर्ट में ही आगे यूज लेंगे चीजों को, ये भी आप ध्यान रखेंगे। तो ये था अपना क्वेश्चन नंबर 3, जो कि 2 बार बोर्ड में आया हुआ है और अच्छा क्वेश्चन है, फिर से चांस हो सकते हैं।
छोटा क्वेश्चन है। इसी में आगे लेंगे क्वेश्चन नंबर अपना 4। और क्वेश्चन नंबर जो 4 है वो देखिए, यह दिया गया है कि दो पासों को फेंकने पे प्राप्त अंक भिन्न भिन्न है। अगर आप 2 डाइस को थ्रो करवा रहे हो तो उस पे जो नंबर्स हैं वो कैसे हैं, डिफरेंट डिफरेंट है, भिन्न भिन्न है। दोनों पासों पे प्राप्त अंकों का योग 4 होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। यानी गिवन दैट द 2 नंबर अपीयरिंग ऑन थ्रोइंग 2 डाइस आर डिफरेंट, find the probability of the event the sum of number on the dice is 4। sum of the number on the dice is 4। ठीक है, तो सबसे पहले मेथड कौन सा लें, बेस थ्योरम लगेगी, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन लगेगा या बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन लगेगा। तो देखिए, अब इस क्वेश्चंस के अंदर आप जब भी कोई क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, अगर उसके अंदर 2 इवेंट्स आपको दिखती हैं, 2 इवेंट्स आपको अगर उसके अंदर गिवन है, जैसे क्या कह रहा है स्टार्टिंग में कि जो डाइस पे जो नंबर आ रहे हैं वो क्या है, डिफरेंट है। और फाइंड द प्रोबेबिलिटी, फिर कह रहा है फाइंड द प्रोबेबिलिटी किसकी, द इवेंट द सम ऑफ नंबर ऑन द डाइस इज 4। तो एक इवेंट दे रहा है और फिर कोई एक इवेंट की प्रोबेबिलिटी आपसे मांग रहा है, इसका मतलब आपसे बात कर रहा है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के ऊपर, सप्रतिबंध प्रायिकता के ऊपर। अगर सप्रतिबंध प्रायिकता के ऊपर क्वेश्चन है तो हमें या तो E/F निकालना पड़ेगा या F/E निकालना पड़ेगा। तो ये हम कैसे डिसाइड करेंगे कि कौन सा निकालना है, तो ये आपको ध्यान रखना है, इसमें माइनर मिस्टेक हो जाती है हमसे काफी बार। तो जिसके साथ प्रोबेबिलिटी वर्ड जुड़ा होगा, जिस इवेंट के साथ, जैसे यहाँ प्रोबेबिलिटी वर्ड किसकी बात कर रहे हैं, पासों पे प्राप्त अंकों का योग 4 होना, या द सम ऑफ नंबर ऑन द डाइस इज 4, यानी जो नंबर है डाइस के ऊपर उनका सम कितना होना चाहिए, 4 होना चाहिए। इसके साथ प्रोबेबिलिटी वर्ड जुड़ा हुआ है। अगर आप इस इवेंट को ई नाम देते हो, क्या नाम देते हो, ई, तो आपको E/F निकालना है। अगर आपने इसको F नाम दे दिया तो आपको फिर F/E निकालना है। ये आप विशेष ध्यान रखेंगे। तो हम क्या करेंगे, हम हमेशा जिसके साथ प्रोबेबिलिटी वर्ड जुड़ा होगा उसको E डिनोट कर देंगे, बची हुई को F डिनोट कर देंगे। तो हमारे हर केस में E/F हमें सोल्व करना होगा। तो सबसे पहले अगर आप 2 डाइस को कभी भी थ्रो करवाते हो तो हमें पता है उसके सैंपल स्पेस में टोटल आउटकम्स या टोटल रिजल्ट या प्रति 10 समष्टि के टोटल रिजल्ट जो है वो कितने आएंगे, 36 आएंगे। ये 36 कौन से होते हैं, 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6, फिर 2 1 से लेके 2 6, 3 1 से लेके 3 6, 4 1 से लेके 4 6, 5 1 से लेके 5 6 और 6 1 से लेके 6 से 6। ये सारे रिजल्ट आएंगे आपके सैंपल स्पेस में। तो यहां मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं NS = 36, यानी टोटल आउटकम्स कितने होंगे सैंपल स्पेस के अंदर, यानी प्रति 10 समष्टि के। अब हम नाम दे दें, लेट इवेंट E। E किसको बोलेंगे हम, सम ऑफ नंबर, सम ऑफ नंबर ऑन द डाइस, सम ऑफ नंबर ऑन द डाइस, ऑन द डाइस इज 4, यानी डाइस के ऊपर जो नंबर्स आ रहे हैं उनका सम कितना होना चाहिए, 4 होना चाहिए। तो फिर ई में कौन कौन से रिजल्ट आने वाले हैं वो देखिए। ई के अंदर क्या क्या आएगा, 1 3 2 2 और एक आ जाएगा 3 1। 1 3 का सम कितना है, 4, 2 2 का सम भी कितना है, 4, और 3 1 का सम भी कितना है, 4। ठीक है, तो इस इवेंट के अंदर वैसे कितने रिजल्ट आए अगर आप लिखना चाहें तो एन ई के अंदर कितने रिजल्ट हैं, 3। तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, P/P =
एन ई अपॉन एन एस, यानी ई के अंदर कितने रिजल्ट आए 3 और टोटल कितने हैं 36। तो पीई की प्रोबेबिलिटी कितनी आ जाएगी 3 अपॉन 36। फिर एक इवेंट और भी माननी होगी आपको, इवेंट एफ, गेटिंग नंबर ऑन द डाइस आर डिफरेंट, यानी डाइस के ऊपर जो नंबर आ रहे हैं वो क्या है डिफरेंट है, पासों के ऊपर प्राप्त संख्याएं भिन्न भिन्न है, अलग अलग होना, डिफरेंट होना। तो एफ के अंदर जो टोटल रिजल्ट आएंगे, एफ के अंदर जो है ना टोटल रिजल्ट आएंगे वो आएंगे 30। कितने रिजल्ट आएंगे 30, टोटल तो 36 है और 36 में से 6 ऐसे रिजल्ट होते हैं जिसमें सेम नंबर आते हैं 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 और 6 6। तो वो 6 रिजल्ट अगर आप हटा देंगे तो पीछे रिमेनिंग 30 रिजल्ट बचे, कौन से बचे 1 2 बचा, 1 3 बचा, 1 4 बचा, 1 5 बचा और 1 6। ऐसे 2 1 2 3 2 2 नहीं आएगा, 2 4 2 5 2 6, 3 1 3 2 3 4 3 5 और 3 6, 4 1 4 2 4 3 4 5 और 4 6, 5 1 5 2 5 3 5 4 5 6, 6 1 6 2 6 3 6 4 और 6 5। ठीक है, तो 36 में से अब देखो यही सारे इसमें लिख लेते सैंपल स्पेस में, बस हमने वहां से 6 रिजल्ट को कम किया है। कौन कौन से 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 और 6, वो इंक्लूड कर देंगे तो वापिस क्या आ जाएगा, पूरा ऐसे आ जाएगा सैंपल स्पेस। तो इसमें कितने रिजल्ट आए आपके पास 30 रिजल्ट आपके पास आए है ना। मैं इधर थोड़ा सा इसको कर देता हूं, एन एफ, यानी एफ के अंदर कितने रिजल्ट आए 30, तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी पी एफ 30 अपॉन 36, फेवरेबल केसेस अपॉन टोटल आउटकम्स, एन एफ अपॉन एन एस, है ना। अगर आप फॉर्मूला इसका लिखना चाहें तो एन एफ अपॉन एन एस। अब हमें यहां पे एक वैल्यू और निकालनी पड़ती है, ए इंटरसेक्शन एफ। इंटरसेक्शन का मतलब होता है कॉमन। तो आपको ई के रिजल्ट और एफ के रिजल्ट में ये देखना है कि कौन कौन कॉमन है। तो देखिए कौन कौन, हमें पता है कि एफ में डिफरेंट नंबर हमेशा, तो ये 2 2 तो मिलेगा ही नहीं इसके अंदर कभी, तो 1 3 और 3 1 दो ही मिलेंगे। आप है ना सोच सकते हैं 1 3 और 3 1। तो एन ई इंटरसेक्शन एफ, कितने रिजल्ट है इसमें 2, तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी पी ई इंटरसेक्शन एफ इज इक्वल टू 2 अपॉन 36। हमें निकालना क्या था, हमें निकालना था ई अपॉन एफ, ई की कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। तो क्या फॉर्मूला होता है ई अपॉन एफ का, सबको पता है इसका फॉर्मूला पी ई इंटरसेक्शन एफ, काफी क्वेश्चन किए थे हमने 1 मार्क्स के अंदर, अपॉन पी एफ। तो पी इंटरसेक्शन एफ कितना आया 2 अपॉन 36, पी एफ कितना आया 30 अपॉन 36, 36 से 36 कैंसिल और 2 30 को कितने टाइम्स करेगा 15, तो 1 अपॉन 15 क्या आ जाएगा आपका आंसर आ जाएगा। तो ठीक है, तो 2 क्वेश्चंस आपके पास यानी 2 इवेंट हो और एक की प्रोबेबिलिटी पूछे तो आपको क्या निकालना वहां पे कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, सहप्रतिबंध प्रायिकता। तो थोड़ा सा अगर आप चाहते हैं कि क्वेश्चंस को आपको बहुत अच्छे से आइडिया हो, सभी एक्सरसाइज के क्वेश्चंस का आपको अच्छे से आइडिया हो जाए, तो थोड़ी प्रैक्टिस की जरूरत है। और उससे ज्यादा जरूरत यह है कि जब भी आपका मूड नहीं हो पढ़ने का तो आप प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चंस की रीडिंग लगाएं। उससे क्या है कि आपको एकदम से आइडिया हो जाएगा कि इस टाइप का क्वेश्चन इस एक्सरसाइज में है, इस टाइप का क्वेश्चन इस एक्सरसाइज में। कोई 1-2 क्वेश्चन थोड़ा बहुत आपको कंफ्यूज कर सकता है, बाकी मैं तो आपको देख के वैसे ही आइडिया हो जाता है कि मुझे बेस थ्योरम लगानी चाहिए
या प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन मांग रहा है या मीन मांग रहा है, तो वो क्वेश्चन में ही गिवन होगा, तो उसमें वैसे ही आइडिया हो जाएगा लगभग क्वेश्चंस में। चलिए इसी में एक नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। इसमें कह रहा है कि एक विशेष समस्या को ए और बी के द्वारा स्वतंत्र रूप से हल करने की जो प्रायिकता है वो है 1/2 1/3। यदि दोनों स्वतंत्र रूप से समस्या को हल करने का प्रयास करते हैं तो प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि उनमें से तथ्य कोई एक समस्या हल कर लेता है। और प्रोबेबिलिटी ऑफ सॉल्विंग स्पेसिफिक प्रॉब्लम इंडिपेंडेंटली बाय ए एंड बी आर 1/2 and 1/3 respectively. If both try to solve the problem independently, find the probability that exactly one of them solve the problem. कोई एक प्रॉब्लम को सोल्व करे, वन ऑफ देम, तथ्य एक, यानी कोई एक टाइम पे एक ही सोल्व कर सकता है, यानी दोनों नहीं कर सकते, इस बात की हमसे प्रोबेबिलिटी मांग रहा है। तो सबसे पहले क्वेश्चंस में गिवन क्या है, कोई बंदा है ए जो प्रॉब्लम अगर सोल्व करता है तो उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी गिवन है 1/2। इसी के अलावा ऐसे कोई एक बंदा बी है दूसरा, अगर वो प्रॉब्लम को सोल्व करता है तो उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी गिवन है हमें 1/3 है। तो ये तो प्रॉब्लम को सोल्व करने की प्रोबेबिलिटी है, उसके चांस है, तो नहीं होने के चांस भी हम अभी निकाल देंगे ऐसे केसेस में। तो पी ए डैश कितना होता है 1 - पी, तो 1 में से हाफ को अगर आप माइनस कर देते हैं तो हाफ ही आ जाएगा। ऐसे पी के द्वारा जब प्रॉब्लम सोल्व ना हो तो उसके चांसेस क्या है पी बी डैश, तो ये कितना हो जाएगा 1 - पी बी, और 1 - 1/3 कितना हो जाता है 2/3 हो जाता है। 1 - 1/3 कितना हो जाएगा 2/3 हो जाएगा। ठीक है, और एक आपको हमें इसमें क्या निकालना है अब, अच्छा अब हम जो प्रोबेबिलिटी हमसे मांग रहा है, किसकी प्रोबेबिलिटी मांग रहा है, एग्जैक्टली वन ऑफ देम solve the problem. Exactly one of them solve the problem. तथ्य कोई एक समस्या हल करना, तथ्य उनमें से कोई एक द्वारा समस्या हल करना, हिंदी में ऐसे लिख लेंगे, बुक क्वेश्चंस में आपको लैंग्वेज गिवन है, केवल एक ही सोल्व करेगा एक टाइम पे, दोनों नहीं कर सकते, तो क्या चांस होंगे देखो। इस केस में मान लो अगर ए के द्वारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है तो फिर बी नहीं कर सकता, क्योंकि अगर ए प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है तो बी नहीं कर सकता, क्योंकि अगला एग्जैक्टली वन कह रहा है कि कोई एक से ही होनी चाहिए, दोनों से नहीं होनी चाहिए। और यानी या हिंदी में या ऐसा हो सकता है जिस दिन ए से ना हो तो फिर बी को तो करनी ही पड़ेगी, क्योंकि कोई एक तो करेगा ही करेगा सोल्व। तो दो केसेस बने इनके, पी ए इंटू, देखो जब भी हम ऐसे लिखते हैं ना ए बी डैश, इसके बीच में क्या होता है इंटरसेक्शन होता है, क्या होता है इंटरसेक्शन, और दोनों इंडिपेंडेंट है। ये बात कर रहा है कि एक ए और बी जो है वो इंडिपेंडेंटली यानी स्वतंत्र रूप से सोल्व कर रहे हैं, तो पी अगर ए बी इंडिपेंडेंट है तो ए बी डैश भी इंडिपेंडेंट है, और ए डैश बी भी क्या है इंडिपेंडेंट, तो मल्टीप्लाई में ला सकते हैं आप इनको। और का मतलब क्या होता है प्लस, ऐड करना। तो बस आपको इनकी वैल्यू रखनी है, पी ए कितना गिवन था 1/2, पी बी डैश 2/3 प्लस पी ए डैश 1/2 और पी बी कितना है 1/3, तो कुल मिला के ये कितना बनेगा, 2 से 2 तो कैंसिल ही हो गया, तो ये कितना बचा 1/3 प्लस 1/6, एलसीएम कितना आ जाएगा 6, यहां से 1/3 बचा और यहां से 1/6, तो एलसीएम आ गया 6, तो 2 + 1 यानी 3/6 कितना आ जाएगा 1/2 आ जाएगा। तो अच्छा क्वेश्चन है और इजी भी है, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। पी ए और पी बी गिवन है, बस आपको पी ए डैश और पी बी डैश निकालना है और कंडीशंस में वैल्यू रख देनी है। ठीक है, तो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे केवल क्वेश्चन नंबर 5 तक ही। ठीक है, सेक्शन बी के कितने क्वेश्चंस कवर कर लिए हमने, 5 क्वेश्चंस कवर कर लिए,
और जब हमारा नेक्स्ट वीडियो होगा उसके अंदर हम सेक्शन बी को कंप्लीट कवर कर लेंगे। जितने भी अच्छे क्वेश्चंस ले लें वो सारे हम सेक्शन बी के अंदर कवर कर लेंगे। तो आज इस वीडियो में यहीं पे करते हैं क्लोज। और आप सभी का एक बार फिर से धन्यवाद।